तो चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम झारखंड की एक ऐसी लोक कथा पर बात करने वाले हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खौफनाक भी। ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है। ये बुद्धू बूचड़ की वो कहानी है जो इंसानी दिमाग के सबसे डार्क हिस्सों को छूती है। 7 भाइयों और एक बहन की ये लोक कथा पीढ़ियों से यूं ही जबानी सुनाई जाती रही है। इसमें धोखा है, खौफनाक लालच है, एक मासूम बहन का बलिदान है और अंत में पुनर्जन्म का एक ऐसा जादुई मोड़ है जो आपको हैरान कर देगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सोचिए जरा। क्या महज एक बूंद खून एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है? या फिर यूं कहें कि क्या लालच एक आम इंसान को पूरी तरह से एक राक्षस में बदल सकता है? ये सोचना भी अजीब लगता है ना? लेकिन यही इस कहानी का कोर है। हम एक ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जिनकी जिंदगी एक बहुत ही छोटी सी घटना के बाद हमेशा के लिए पलट गई। इस पूरी कहानी को सुनते हुए आपको बार बार लगेगा कि यार, इंसान का स्वभाव वाकई कितना नाजुक और खतरनाक हो सकता है। अब कहानी की शुरुआत एकदम शांत और नॉर्मल होती है। 7 भाई हैं और उनकी एक इकलौती बहुत ही मासूम सी बहन है। सातों भाई दिन भर घर से बाहर रहते हैं, खेतों में या जंगल में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि परिवार का पेट पाल सकें। और दूसरी तरफ उनकी वो अकेली बहन जो घर पर रहकर पूरा घर संभालती है। वो खाना बनाती है, साफ सफाई करती है और अपने सातों भाइयों का बहुत ख्याल रखती है। मतलब बाहर से देखने में ये एकदम परफेक्ट, खुशहाल और एकजुट परिवार लगता है। लेकिन ये शांति बहुत जल्द एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया? असल में ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही छोटी सी अनजाने में हुई गलती से। एक दिन हमेशा की तरह बहन अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी। वो साग काट रही थी कि अचानक गलती से उसकी उंगली कट गई और खून निकलने लगा। अब वो बेचारी डर गई। उसे लगा कि अगर वो अपना खून दीवार पर या अपने कपड़ों पर पोंछेगी तो उसके भाई या भाभियों से नाराज हो जाएंगे। इसी घबराहट में उसने अनजाने में अपना खून उसी साग में पोंछ दिया जो वो पका रही थी। बस एक यही वो पल था जिसने आगे के खौफनाक भविष्य की नींव रख दी। जब शाम को भाइयों ने वो साग खाया ना, तो उन्हें उसका स्वाद रोज से कहीं ज्यादा बहुत ही अलग और स्वादिष्ट लगा। उन्होंने हैरान होकर बहन से पूछा कि आज खाने में क्या डाला है। जब उन्हें उंगली कटने वाली उस दुर्घटना के बारे में पता चला तो उनके मन में जो विचार आया वो सच में रूह कंपा देने वाला था। उन्होंने सोचा, अगर इसके खून में ही इतना स्वाद है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बस यही वो एक खौफनाक सोच थी जिसने उन भाइयों के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। अब यहाँ से कहानी के किरदारों में एक बहुत बड़ा और गहरा फर्क देखने को मिलता है। जो 6 बड़े भाई थे ना, वो पूरी तरह से उस राक्षसी लालच में अंधे हो चुके थे। वो अपनी ही सगी बहन को मार कर खाने की साजिश रचने लगे। लेकिन जो 7वां और सबसे छोटा भाई था वो बिल्कुल अलग था। वो एक आंख से देख नहीं सकता था, पर वो अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। वो इस खौफनाक प्लान के सख्त खिलाफ था, पर दिक्कत ये थी कि वो सबसे छोटा था और अपने 6 मजबूत खूंखार भाइयों के सामने वो पूरी तरह से बेबस और लाचार था। उन 6 भाइयों ने कितनी क्रूर और ठंडे दिमाग से योजना बनाई, जरा इस पर गौर कीजिए। उन्होंने शिकार पर जाने का बहाना बनाया और बहन को अपने साथ 2 पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक केंदू के पेड़ के पास डेरा डाला। फिर बड़ी ही चालाकी से बहन को जंगली जानवरों से बचाने का नाटक करते हुए उसे एक झुकी हुई डाली पर ऊंचाई पर बैठा दिया और नीचे नीचे वे सब अपनी ही बहन का शिकार करने के लिए अपने तीर पहने करने लगे। अब यहाँ जो होता है ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्सा है। उन 6 बड़े भाइयों ने एक एक करके बहन पर निशाना लगाया, लेकिन अजीब बात देखिए, किसी का भी तीर उससे नहीं लगा। सब के सब चूक गए। अब आखिरी बारी थी सबसे छोटे भाई की। वो तो अपनी बहन को बचाना चाहता था, राइट? इसलिए उसने जानबूझकर अपना तीर दूसरी दिशा में चलाया ताकि बहन बच जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी का तीर जाकर सीधे बहन को लग गया और उस मासूम की वहीं मौत हो गई। ये उस छोटे भाई के लिए एक ऐसा सदमा था जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। बहन की मौत के बाद छोटे भाई ने उसे पकाने और खाने का बहुत कड़ा विरोध किया। बड़े भाइयों को समझ आ गया कि ये उनके काम में रोड़ा बनेगा, इसलिए उन्होंने उसे वहां से दूर भेजने की एक चाल चली। उन्होंने उसे ऐसे काम सौंपे जो एक इंसान के लिए लगभग असंभव थे।
लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लाने के लिए उसे बस एक छोटी सी रस्सी दी। और जब वो किसी तरह वो कर लाया तो उसे पानी लाने के लिए एक ऐसा मिट्टी का घड़ा थमा दिया जिसमें कई सारे छेद थे। मकसद साफ था कि वो पानी ला ही ना पाए और काफी देर तक वहां से दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का कोई साथ नहीं देता तो कुदरत साथ देती है। यहीं पर इस कहानी में जादू का प्रवेश होता है। छोटा भाई अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रहा था और तभी प्रकृति ने खुद उसकी मदद की। जंगल का एक सांप खुद ब खुद एक लंबी रस्सी में बदल गया ताकि लकड़ियों का वो बड़ा ढेर बांधा जा सके। और जब वो घड़ा लेकर पानी भरने गया तो तालाब के मेंढकों ने आकर घड़े के उन सारे छेदों को अपने शरीर से बंद कर दिया जिससे वो आसानी से पानी ला सका। मतलब कुदरत भी उस मासूम भाई के दर्द को समझ रही थी। पर जब वो छोटा भाई वापस लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां का नजारा ऐसा था जिसे देखकर किसी भी भाई का कलेजा फट जाए। बड़े भाई अपनी ही बहन को पकाकर खा रहे थे। अब छोटा भाई ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकता था, तो यहाँ उसने बहुत चतुराई से काम लिया। वो तालाब से कुछ मछलियां और केकड़े पकड़ लाया था। जब बड़े भाई बहन की हड्डियां चबा रहे थे तो छोटा भाई केकड़े के कड़े खोल चबाने की आवाज निकालकर ये नाटक करता रहा कि वो भी उनके साथ मांस खा रहा है। लेकिन असल में उसने अपने हिस्से के मांस को पास ही एक मिट्टी के टीले में चुपचाप गाड़ दिया था। और बस यहीं से उस बहन के पुनर्जन्म का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। जिस मिट्टी के टीले में छोटे भाई ने मांस छुपाया था ना, वहां कुछ ही दिनों बाद बांस का एक बहुत ही सुंदर और जादुई सा झुरमुट उगाया। फिर कुछ हफ्तों बाद वहां से गुजरने वाले एक भिखारी की नजर उस बांस पर पड़ी। उसने उसे काटा और उससे एक बहुत ही खूबसूरत वाद्य यंत्र बनाया जिसे केंद्र कहते हैं। और कुछ समय बाद वो भिखारी उसी नए यंत्र को बजाते हुए गांव-गांव भिक्षा मांगने निकल पड़ा। एक भयानक हत्या से कैसे एक नई संगीतमय शुरुआत हुई, ये वाकई अचरज की बात है। अब वो भिखारी भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में पहुंचता है। जब वो उन 6 बड़े भाइयों के घर गया और अपना केंद्र बजाने की कोशिश की तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें से बहुत ही कर्कश, चुभने वाली और डरावनी आवाजें निकलने लगीं, जैसे कोई अपने दुश्मनों को कोस रहा हो। भाइयों ने गुस्से में उस भिखारी को पीटना चाहा, लेकिन जब वही भिखारी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचा तो उसी केंद्र से अचानक एक बेहद मीठी और खूबसूरत धुन बजने लगी। इस वाद्य यंत्र में जैसे अपनी खुद की एक जान थी, एक चेतना थी जो अपने हथियारों को और अपने रक्षक को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। छोटे भाई के घर पर उस केंद्र से जो धुन निकली, उसके बोल कुछ इस तरह थे। बाज रे केंद्र, ई तो मोर छुट्टे भाई कर घर लागे। मतलब बजो मेरे केंद्र, क्योंकि ये मेरे प्यारे छोटे भाई का घर है। सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल है। वो सिर्फ लकड़ी का कोई यंत्र नहीं था, वो दरअसल वही बहन थी जो संगीत के रूप में अपने उस छोटे भाई के प्यार को महसूस कर रही थी, जिसने अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा था। छोटे भाई ने उस भिखारी को अपने घर में रुकने दिया, लेकिन अगले दिन वो भिखारी अपना वो केंद्र वहीं भूलकर चला गया। अब कहानी में एक नया और बड़ा ही दिलचस्प रहस्य जुड़ता है। जब भी छोटा भाई काम से वापस घर आता तो उसे अपना सारा घर एकदम साफ सुथरा मिलता और खाना भी तैयार मिलता। आखिर ये कर कौन रहा था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसने एक दिन काम पर जाने का बस नाटक किया और रूप बदलने के जादू का इस्तेमाल करके एक मक्खी बन गया और दीवार पर बैठ गया। हाँ, इस लोक कथा में ये रूप बदलने वाला जादुई एलिमेंट भी है। खैर, दीवार से उसने जो देखा वो उसकी सोच से परे था। उसने देखा कि उस वाद्य यंत्र यानी केंद्र के अंदर से एक मक्खी निकली, जिसने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया और घर का सारा काम करने लगी। छोटे भाई को पहचानते देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। बिना एक भी सेकंड गवाए वो इंसान के रूप में वापस आया और उसने जाकर उस केंद्र को जोर से तोड़ दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था। केंद्र टूटने का मतलब था कि अब वो लड़की वापस उस यंत्र के अंदर नहीं जा सकती थी और इस तरह उस छोटे भाई ने अपनी बहन को वापस पा लिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, मिथक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लोक कथा के निशान आज भी मौजूद हैं। अगर आप झारखंड में रांची पिठौरिया रोड पर बुद्धू बुचड़ नाम की जगह पर जाएंगे तो आपको आज भी वहां 7 पत्थर दिखेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें से छोटे भाई का पत्थर बाकियों से थोड़ा अलग रखा हुआ है। वहां बहन का भी एक खास पत्थर है जहां लोग आज भी पूजा करते हैं।
यहाँ तक कि वो पुराने केंदू के पेड़, बांस के झुरमुट और वो तालाब जहाँ छोटे भाई ने केकड़े पकड़े थे, वो सब आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगली बार जब आप अपने आसपास के किसी शांत जंगल, पुराने पेड़ों या खामोश पत्थरों के पास से गुजरें, तो जरा सोचिएगा कि क्या पता वो अपने भीतर इंसानी प्यार, भयानक लालच और किसी असीम बलिदान की कौन सी अनकही कहानी समेटे हुए हैं। बुद्धू बूचड़ की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि प्रकृति सिर्फ चुपचाप देखने वाली कोई मूक दर्शक नहीं है, वो हमारी हर अच्छाई और बुराई की गवाह है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।